जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग 11वां लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर के तहत आंग्ल मराठा संघर्ष का फाइनल पार्ट देखने वाले हैं। जी हाँ, आज आंग्ल मराठा संघर्ष का फाइनल पार्ट होने वाला है और इसके तहत हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी हिंदी माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये स्टोरी ज़्यादातर आपके समझ में नहीं आने वाली है, ठीक। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी भूमिका क्रिएट करूं, जिससे कि आप लोग पुराने वीडियो से इसे जोड़ सकें। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी पुराने वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मराठों का संघर्ष होने वाला है अंग्रेजों से, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं अब मराठों से युद्ध करना चाह रहे हैं। मराठों को पराजित करके उन पर भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 वीडियो में हम लोग यही देखते हुए आए हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर पर अधिकार कर लिया, टिप्पू सुल्तान को भी पराजित कर देते हैं, उसके पिता हैदर अली को भी पराजित कर देते हैं, फिर यह मराठों से संघर्ष करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, उसके बाद लास्ट में बसीन की संधि होती है। देखिए, जब बसीन की संधि होती है तो जो इसका पेशवा रहता है मराठों का, उसने अपनी पूरी स्वायत्तता ब्रिटिशर्स को सौंप दी। तो इस वजह से जो और मराठे सरदार थे उन्हें यह संधि अपमानजनक लगी और इसी संधि के विरोध में आगे चलकर मराठों ने युद्ध छेड़ा और उसी को नाम दिया गया द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। तो यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। भूमिका तैयार है, आप लोग बस तभी जोड़ पाएंगे इसे जब पिछला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेंगे। चलिए बात करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष कब होता है तो 1803 से 1805 ईस्वी में होता है। कारण मैंने आपको बताया कि बसीन की संधि में पेशवा के द्वारा अंग्रेजों को अपनी पूरी सत्ता सौंप दी गई थी, सारे विदेशी अधिकार अंग्रेजों के पास चले गए थे। इसलिए जो अदर मराठा संघर्ष थे, सरदार थे, उन्होंने इसका विरोध किया और बसीन की संधि को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रमुख संधियां भी देखने वाले हैं, तो यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनता है, मैच करने के लिए आता है, ठीक। तो लास्ट तक रहिएगा वीडियो में। होता क्या है कि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष का जो सबसे बड़ा कारण था बसीन की संधि, हुआ क्या कि दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 2 लोगों ने युद्ध छेड़ा तो अंग्रेजों की तरफ से भी 2 लोग प्रमुख तौर पर निकल के आए। जो दक्कन का क्षेत्र था, दक्कन का क्षेत्र है, जैसे आप लोग यहाँ पर इंडिया देखते हैं ऐसे, तो ये जो क्षेत्र है इसे दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में जो दक्कन है वहाँ पर आर्थर वेलेस्ली ने नेतृत्व संभाला मराठों के खिलाफ, और ये जो उत्तर भारत का इधर का क्षेत्र था, यहाँ पर जनरल लेक नामक व्यक्ति ने नेतृत्व संभाला अंग्रेजों की तरफ से, ठीक। होता क्या है कि 23 सितंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया और भोसले दोनों की पराजय हो जाती है। इनका युद्ध हुआ किससे था तो आर्थर वेलेस्ली से। मतलब दक्षिण भारत, आप सबको पता होगा, जो मराठे थे ज़्यादातर वह दक्षिण भारत पर ही अधिकार किए हुए थे। पूना उनकी प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जो जनरल लेक था ये उत्तर भारत में था, तो इसने आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरे भारत पर कब्जा करने वाले हैं, ठीक। दौलत राव सिंधिया, रघुजी भोसले, इन दोनों को आर्थर वेलेस्ली ने पराजित कर दिया और जनरल लेक ने क्या किया कि आगरा और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब पूरी तरह से दिल्ली और आगरा ब्रिटिशर्स के अधीन हो चुके हैं, ठीक। तो इस वजह से मराठों का अभियान असफल हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर इनका जो संघर्ष था वह असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मराठों की पराजय हो जाती है। आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया है, जब युद्ध वगैरह होता है, किसी की विजय किसी की पराजय तो निश्चित ही है, उसके बाद एक संधि होती है। तो इस युद्ध के बाद भी संधि हुई मराठों और ब्रिटिशर्स के मध्य। लेकिन उसके पहले जो 3 प्रमुख संधियां हैं इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, केवल नाम आपको याद रखना है, ठीक। जब दूसरा युद्ध समाप्त होता है तो इन तीनों को मजबूरी बस, हम लोग कह सकते हैं विवशता बस, अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। जो भोसले थे इन्होंने देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में की, और जो सिंधिया थे, क्योंकि भोसले और सिंधिया
इन दोनों ने ही युद्ध छेड़ा था, तो भाई इन दोनों की संधि तुरंत ही होती है, उसी सन में होती है। लेकिन भोंसले देवगांव में संधि करता है और सिंधिया करता है सुरजी अर्जन गांव में। सुरजी अर्जन गांव ये कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। पिछले कई सालों से नहीं पूछा गया है, तो उम्मीद बन रही है कि पूछा जा सके। ठीक, 1803 में ही यह संधि होती है। उसके बाद जो होलकर था, जब ये दोनों संधियां कर लेते हैं तो होलकर भी परेशान हो जाता है, वह भी अकेले तो सत्ता नहीं संभाल सकता, तो होलकर भी क्या करता है, संधि कर लेता है। किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। टाइम पीरियड कौन सा है, 1805। तो याद रखेंगे कि 1803 में सिंधिया और भोंसले ने मिलकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छेड़ा। कब, 1803 में। लेकिन 1803 में ही सिंधिया और भोंसले ने ब्रिटिशर्स के साथ संधियां कर ली। जो सिंधिया था उसने कहां पर की, तो सुरजी अर्जन गांव नामक जगह की संधि की, और जो भोंसले था इसने देवगांव की संधि की थी। आगे चलकर होलकर ने राजपुर घाट की संधि ब्रिटिशर्स के साथ कर ली। तो एक तरह से संधि का मतलब होता है कि जो पक्ष विजयी होता है उसी के द्वारा शर्तें रखी जाती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी शर्तें इन पर थोप कर इन्हें अपने अंडर में लेते हैं, अर्थात अब पूरी तरह से मराठे ब्रिटिशर्स के कब्जे में हो चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष छेड़ दिया जाता है। इसका जो कारण था वो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक नए वर्ग समूह की एंट्री होने वाली है। होता क्या है कि उस समय का जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, दमनकारी नीतियां अपना ली कि अब जो हमसे कमजोर मिलेगा उसका दमन करके उस पर हम अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। सबका दमन यह करने लग जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष का मेन रीजन क्या था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनकारी नीतियां थीं। तो ये मराठों से संघर्ष क्यों हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1816 से 1819 नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन शुरू कर दिया। सर ये पिंडारी कौन थे, तो ये पिंडारी एक तरह से मराठों की जो सेना थी उसमें अवैतनिक सैनिक होते थे। ये वेतन नहीं लिया करते थे, ये लूटपाट करते थे। जैसे कहीं पर युद्ध हुआ, किसी राज्य विशेष को जीता गया तो वहां पर लूटपाट करते थे, तो ये पिंडारी वहां से लूट कर जो सामान लाते थे उसी का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, वे वेतन नहीं लेते थे। तो आपने देखा होगा सलमान खान की एक मूवी भी आई थी पिंडारियों की। फिलहाल उसमें कुछ अच्छी चीज़ें तो नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक, तो पिंडारियों की हत्या शुरू कर देता है कौन, हेस्टिंग्स। दमन का मतलब हत्या ही है, लेकिन ये पिंडारी क्या थे, मराठों की सेना में सैनिक थे। तो आप खुद बताइए, अगर आप किसी के प्रमुख हैं और आपकी प्रजा के साथ, आपकी सेना के साथ कोई दमनकारी नीति अपनाए, तो कहीं ना कहीं वह अप्रत्यक्ष रूप से आप पर ही आघात कर रहा है, आपको ही चोट पहुंचा रहा है। तो ये दमन, पिंडारियों का दमन मराठों को एक तरह से लगा कि ये अपमानजनक है और इन्होंने हमारी प्रभु सत्ता को चुनौती दे दी है। तो इस वजह से तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष होता है। देखेंगे हम लोग, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक थे कौन, पिंडारी। लूटमार में अग्रणी रहते थे कौन, पिंडारी। जब इनका दमन शुरू किया किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, तो मराठों को लगा कि हमारे प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है, तो मराठों ने ब्रिटिशर्स के कई कैंपों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या निकलता है कि इनके द्वारा किए गए हमले असफल हो जाते हैं और अंततः मराठों की पराजय हो जाती है। फिर से इनकी पराजय हो गई। आपने द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में देखा कि इनकी पराजय हो चुकी है। तीसरा आंग्ल मराठा संघर्ष आपने देखा कि इसमें भी मराठों की पराजय हो चुकी है। अब पूरी तरह से मराठों की सत्ता भारतवर्ष से खत्म होने वाली है, इतिहास के पन्नों में जाने वाली है। उसका कारण पूना की संधि। 1818 ईस्वी में पूना की संधि होती है ब्रिटिशर्स और पूना दरबार के मध्य। पूना दरबार क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि पूना में मराठों का केंद्र हुआ करता था। ठीक, इस संधि के तहत पेशवा के पास जितने भी राज्य थे, मतलब भारतवर्ष के जितनी भूमि पर पेशवाओं का अधिकार था, मराठों का अधिकार था, वो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बम्बई प्रेसिडेंसी को सौंप दी गई। मतलब अब पूरी तरह से बम्बई जो प्रेसिडेंसी है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मराठों द्वारा जीते गए या विजित क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। और जितने भी लोग थे सब ने विवश होकर संधियां कर ली, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ।
तो कौन थे? जैसे सिंधिया हो गए, भोसले हो गए, होलकर हो गए, पेशवा, इन सब ने अलग अलग रूप से ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये लोग संधियां कर लेते हैं। ठीक, 1818 ईस्वी में पेशवा के पद की समाप्ति हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बना है कि पेशवा पद की समाप्ति कब हुई। तो 1818 ईस्वी में किस संधि के तहत? पूना संधि के तहत। किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में क्या हुआ? पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई। अब क्या होगा कि जो पेशवा उस समय था, आपके माइंड में प्रश्न बनेगा कि सर जब पेशवा पद की समाप्ति की गई तो क्या जो उस समय का पेशवा था वो आम जनता की तरह हो गया? नहीं, उस समय का जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, इसे पेंशन भोगी बनाकर बिठूर में भेज दिया गया। बिठूर कहाँ पर पड़ता है? तो अगर हम लोग प्रेजेंट में देखें तो जो यूपी का कानपुर जिला है, कानपुर में यह पड़ता है। कौन? बिठूर। तो कानपुर भेज दिया गया। किसे? बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय से आप लोगों को याद आया होगा कि यह वही बाजीराव द्वितीय है जिसने होलकर जसवंत राव के भाई की हत्या कर दी थी, जिस वजह से सिंधिया और पेशवा एक हो गए थे। और उसी होलकर ने हदस्पर नामक क्षेत्र पर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। तो उसी युद्ध में पराजित होने के बाद बाजीराव द्वितीय बसीन भाग गया था और करता है बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, जिसमें यह पूरी सत्ता अंग्रेजों को सौंप देता है, अपने आप को उनका गुलाम मान लेता है। मैंने बताया कि वही बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष का प्रमुख कारण बनी थी। तो बाजीराव द्वितीय को हम लोग भगोड़ा बोल सकते हैं। ठीक, और इसी का एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री था, इसके कई बार प्रश्न पूछा गया है, त्रियंबक राव। कई बार तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, एक दो बार रिपीट हुआ है तो क्या पता पूछ ले। बाजीराव द्वितीय का विश्वास पात्र एक मंत्री था त्रियंबक राव, इसे उम्र कैद देकर चुनार के दुर्ग में कैद कर दिया गया। अब पूरी तरह से मराठों पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका है, इंग्लैंड का अधिकार हो चुका है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि मराठों द्वारा जीते गए संपूर्ण राज्य पर या संपूर्ण भूमि पर, संपूर्ण क्षेत्र पर, पूरे विस्तार पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो सतारा आप सबको पता होगा, सतारा नामक जगह, सतारा नामक प्रांत, वहाँ पर जो वीर शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका एक वंशज था जिसे नाम मात्र का शासक बना दिया गया। कहाँ पर? सतारा में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और पेशवाई की समाप्ति करने वाले व्यक्ति या जनरल, गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो हेस्टिंग्स है। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारतवर्ष में पेशवा पद की समाप्ति किसने की? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की। कब की? 1818 ईस्वी में। किस संधि के तहत की? तो पूना की संधि के तहत। पूना की संधि क्यों हुई? क्योंकि मराठे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हार चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो इतने पॉइंट थे आंग्ल मराठा संघर्ष से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग सिख संघर्ष देखने वाले हैं, आंग्ल सिख संघर्ष, क्योंकि सिख धर्म भी उस समय बाहर निकल के आ रहा था, तो सिखों से भी इनकी लड़ाइयाँ होंगी, ब्रिटिशर्स की, उसे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जब शुरू किया था आंग्ल मराठा संघर्ष तो हमने कई संधियां पढ़ी थी। तो आज सभी संधियों को मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में। पहली संधि कब हुई? सूरत की संधि हुई 1775 में। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ किया। रघुनाथ राव कौन था? तो माधव राव का चाचा था। माधव राव की मृत्यु होती है, उसके बाद कौन आता है? नारायण राव। नारायण राव पेशवा 1773 में बनता है, तो उसकी हत्या कौन कर देता है? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को राघोवा के नाम से भी जाना जाता है, और यह पेशवाई की गद्दी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ सूरत की संधि करता है 1775 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद सालबई की संधि होती है। देखिए, सालबई की संधि के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक संधि हुई थी पुरंदर की। ठीक है, पुरंदर के बाद बड़गांव की संधि हुई थी, लेकिन उन संधियों को याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग उन मेजर
ट्रीटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उन प्रमुख संधियों के बारे में पढ़ रहे हैं जहां से प्रश्न बनता है और जहां से बहुत सारे बदलाव होते हैं। ठीक, सालवई की संधि होती है 1782 ईस्वी में पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य में। उसके बाद बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि मैंने आप लोगों को बताया 1802 में बाजीराव द्वितीय करता है। कब? जब यह होलकर से पराजित हो जाता है तो यह भागकर बसीन नामक क्षेत्र में जाता है और ब्रिटिशर्स के साथ संधि करके प्रभुसत्ता स्थापित कर लेता है। कब? 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के मध्य। केवल ये नाम याद रखिएगा, बाकी हुई हमेशा ये अंग्रेजों के साथ ही हुई है। फिर देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज ने किया, मैंने अभी आपको बताया। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और ब्रिटिशर्स के मध्य में हुआ। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और ब्रिटिशर्स के मध्य में। फिर नागपुर की संधि होती है 1816 ईस्वी में भोसले और ब्रिटिशर्स के मध्य में। फिर ग्वालियर की संधि होती है 1817 ईस्वी में सिंधिया और ब्रिटिशर्स के मध्य में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया, पूना की संधि 1818 ईस्वी में पूना की संधि होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, और इसी के बाद पेशवा के पद की समाप्ति कर दी जाती है। पूरी तरह से पेशवाओं पर ब्रिटिशर्स का अधिकार स्थापित हो जाता है। फिर लास्ट में होती है मंदसौर की संधि, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1818 में होलकर और ब्रिटिशर्स के मध्य में। तो इतनी संधियां थी, इसे आप लोग एक चार्ट बनाकर 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरे वीडियोस पूरे देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब याद करने की जरूरत है, वीडियो के माध्यम से ही आपको याद हो चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो विद्यार्थी 1-2 दिन में पेपर देने वाले हैं 5 जून का, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से जाइए, एकदम काम होकर। जितना आपने पढ़ा है उसी के भरोसे जाइए। ये मत सोचिए कि जो मैंने पढ़ा है पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ठीक, आपने जितना पढ़ा है उसी में कॉन्फिडेंस रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आइए। कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम लोग ब्रिटिश और सिखों के संघर्ष के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।